Hello everyone, Namaskar, this is Chaput. Welcome to Adyan online YouTube channel. Through this channel, I'll help you to prepare chemistry for UPSC Geochemist, NDA, CBSE board and various competitive examinations. So today is our lecture 9 of solutions of non-electrolytes. In lecture 9, we'll study about vapor pressure of solution of solid in liquid. दोस्तों ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो उम्मीद करूंगा ये लेक्चर अंत तक जुड़े रहेंगे। लेक्चर छोटा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा आपको टाइम इन्वेस्ट करना है, कहीं परेशानी नहीं लेना है, ठीक है। तो लेक्चर में आप जुड़े रहिए। आई बात समझ में? ठीक है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ मेरा टारगेट क्या है। ये जो यूपीएससी जियो साइंटिस्ट का तैयारी कर रहे हैं ये बच्चे कर सकते हैं, ठीक है। ये बच्चे इस यहाँ से कोर्स का आनंद उठा सकते हैं। और जो सीबीएसई ये स्पेशली किसके लिए डिजाइन किया है? सीबीएसई क्लास 12 2021 पर्पस के लिए। अंडरस्टूड? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो एक यहाँ देखो, वेपर प्रेशर क्या है आपका? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ये है क्या? ये है क्या एग्जैक्टली हमें देखना है, ठीक है। तो देखे, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखे हम ये क्या बनाया है, एक प्योर सॉल्वेंट लिया है और ये प्योर सॉल्वेंट को हम लोगों ने कहाँ पे ये कर दिया है, सील्ड कर दिया है, ठीक है। तो अब देखो, उस दौरान जब आपने इस प्योर सॉल्वेंट को आपने क्या कर दिया है, जब आपने प्योर सॉल्वेंट को ऐसे ही नॉर्मली सील्ड कर दिया है तो क्या होगा, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, ऊपर चला जाएगा ना, वेपराइज होके चला जाएगा। तो प्योर सॉल्वेंट में आपका क्या होता है, सरफेस एरिया पूरा का पूरा एक्सपोज्ड है। सरफेस एरिया क्या है, पूरा एक्सपोज्ड है। जब ये सरफेस एरिया निकला हुआ होगा तो ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, इवापोरेट हो सकता है। ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो सकता है, इवापोरेट हो सकता है, ठीक है। तो आप देखो, अब इसी सॉल्यूशन के अंदर में हमने क्या किया है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया। नॉन वोलेटाइल मतलब क्या है, जो वेपोराइज नहीं होता, या तो सॉलिड भी बोल सकते हो, ठीक है, जो वेपोराइज नहीं होता। क्लियर है? तो जब हम इसको डाल दिए, डालने के बाद तो नंबर ऑफ जो वेपर्स मॉलिक्यूल, गैसियस पार्टिकल क्या हो गया, कम हो गया। क्यों कम हुआ? तो इसमें आपका सरफेस एरिया जो है ना, बहुत बड़ा गेम खेल रहा है इसमें। कौन? सरफेस एरिया। नाउ उसी कंसेप्ट को समझ लेते हैं, कौन सा गेम खेल रहा है ये सरफेस एरिया। ओके, तो लेट अस अंडरस्टैंड वो कैसे खेल रहा है ये गेम। यहाँ देखे, अब यहाँ देखे कि जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं तो क्या होता है, पहले इसका सरफेस एरिया देखो 100% एक्सपोज्ड है। उसका सरफेस एरिया क्या है, 100% आपको दिख रहा है ना। तो इसलिए हर कोई मॉलिक्यूल्स आपका क्या होता है, बाहर जा सकता है। हर कोई एटम्स क्या होता है, गैस बन के बाहर जा सकता है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल दे सकती हूँ, आपका एक ग्लास ऑफ वाटर है, वही ग्लास वाटर को एक ग्लास में देखो और दूसरा वो और वही ग्लास पानी को दूसरा जगह पे आप रख के देखो, मतलब एक्सपोज एक बड़ा सरफेस एरिया का जगह पे रख के देखो, ठीक है। एक मतलब प्लेट में रख के देखो और एक गिलास पानी ग्लास में रखो, एक गिलास में और एक प्लेट में। तो आप बताओ कौन सा जल्दी आपका इवापोरेट होगा। तो ये कंसेप्ट लगाना है आपको, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है वही आपका जल्दी क्या होगा, इवापोरेट होगा। समझ में आया? अब इस केस में किसका सरफेस एरिया ज्यादा है, ग्लास का है या आपका प्लेट में जो पानी है उसका है? ऑब्वियसली प्लेट का होगा। तो प्लेट जल्दी इवापोरेट होगा, प्लेट का पानी जल्दी इवापोरेट होगा। समझ में आया? वेपोराइज होगा। तो इसलिए सरफेस एरिया हमेशा बहुत बड़ा फैक्टर होता है। सरफेस एरिया एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपको क्या डिसाइड करने के लिए, ये वेपोराइज होने के लिए। समझ में आया? तो ये प्योर सॉल्वेंट के लिए आप बहुत ज़्यादा वेपर हो रहा था, जब उसमें हम क्या डाले हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाले हैं, तो आपका क्या हो गया, देखो कुछ ही मॉलिक्यूल्स आपका गैस बन के चला गया। क्यों? तो ये जो ये सॉलिड मॉलिक्यूल्स है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड मॉलिक्यूल है, सरफेस एरिया को क्या बंद कर दिया है, सरफेस एरिया को कम कर दिया है। तो बाकी आपका बच्चा क्या है, सरफेस में सिर्फ यही बचा ना, सरफेस में सिर्फ यही बचा आपका। क्लियर है? सरफेस में सिर्फ यही बचा। तो इसका मतलब सरफेस एरिया क्या रिड्यूस हो गया। तो सरफेस एरिया रिड्यूस होने पर आपका क्या होगा, आपका इवापोरेशन भी कम होगा, इवापोरेशन भी कम होगा। क्लियर है? तो इसीलिए आप देखना, जो आपका पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट होगा किस केस में ज्यादा होगा, प्योर सॉल्वेंट में ज्यादा होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट में क्या होगा, कम होगा। ये सॉल्यूशन प्लस इसमें सॉल्यूशन में क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट भी है, तो इसलिए आपका क्या हो गया, कम हो गया है, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर इनिशियल में
प्योर स्टेट में ज़्यादा होगा देन दैट ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर है, ये कंसेप्ट क्लियर है आपको? ओके, तो ये डिक्रीज्ड इन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट ऑन अकाउंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्वेंट। तो जो आपका सोल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, ये आपका सोल्यूशन में प्रेजेंट होने के वजह से आपका क्या हो गया, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया, करस्पॉन्डिंगली कम हो गया, करस्पॉन्डिंगली क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो एक और देखो, इवापोरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स सरफेस इज डिनोटेड बाय दिस वन, द इवापोरेशन, जो ब्लू कलर वाला ये, ठीक है, ये इससे डिनोट कर सकता है, ब्लू 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 ये वाला, ठीक है, ये वाला। देन जो इन ए सोल्यूशन में आपको ये वाला देख सकते हो, ये वाला छोटा सा है, आप देखो बहुत ही कम, यहाँ बहुत ज़्यादा है, यहाँ बहुत क्या है, कम है, बहुत ज़्यादा, यहाँ बहुत कम। इसीलिए किस लिए हो रहा है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम हुआ है। किसने ब्लॉक किया है सरफेस एरिया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ने उसका सरफेस एरिया को बंद कर दिया। तो हम ये बोलते, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना आपका क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा तैयार करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा ऊपर जा सकता है। क्लियर है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा ऊपर जा सकता है आपका। क्लियर है कि नहीं, इतना क्लियर है? तो ये पूरा लंबी सी कहानी दिया है कि सरफेस एरिया डिपेंडेंट होता है। द सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। जो सरफेस एरिया है लिक्विड का, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इन डिसाइडिंग द एक्सटेंट टू व्हिच अ लिक्विड गेट इवेपोरेटेड। तो जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा एक्सपोज्ड होगा वही लिक्विड जल्दी क्या होगा, इवेपोरेट होगा और ज़्यादा प्रेशर तैयार करेगा। दैट्स ऑल। आपको इतना समझ में आया? तो इसलिए मैंने आपको क्या दिया था, ग्लास में एक ग्लास पानी, और वही ग्लास का वही उतना वॉल्यूम पानी आपने कहाँ पे रख दिया, एक ओपन ये प्लेट में रख दिया। तो कौन जल्दी भी इवेपोरेट होगा, ओपन प्लेट वाला जल्दी खत्म होगा, इसलिए कि उसका सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा एक्सपोज्ड है, वो ज़्यादा प्रेशर तैयार करेगा। अंडरस्टूड? ओके, ये एक हो गया। देन दूसरा पॉइंट देखो, इन केस ऑफ प्योर सॉल्वेंट द एंटायर सरफेस ऑफ लिक्विड इज ऑक्यूपाइड। तो ये जो कहानी मैंने आपको बताया है वही कहानी आपको समझा रहा हूँ मैं फिर से इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। इन केस ऑफ प्योर सॉल्वेंट द एंटायर सरफेस ऑफ द लिक्विड इज ऑक्यूपाइड। तो उस टाइम क्या होता है, एंटायर पूरा का पूरा सरफेस लिक्विड का क्या है, दिख रहा है आपको, है ना। बट इन केस ऑफ सोल्यूशन, जब अपने सोल्यूशन में कुछ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाले तो आपका क्या हुआ, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने पर सरफेस एरिया क्या हो गया, कम हो गया। इसीलिए क्या होगा, तो इसीलिए क्या होगा, कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ए पार्ट ऑफ द लिक्विड सरफेस इज आल्सो ऑक्यूपाइड बाय द सोल्यूट। पहले 100% एक्सपोज था और वो 50% क्या हो गया, 50%, 10%, कितने परसेंट, लेकिन कम तो हुआ ना सरफेस एरिया। तो इसका मतलब आपका प्रेशर भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, बराबर है कि नहीं। तो ये दूसरा पॉइंट भी हो गया, आपको समझ में आया। देन चौथा पॉइंट देखिए, देयरफॉर the area of the surface containing liquid molecules decreases as in the case of solution। तो जो volatile molecules है उसका surface area कम होगा तो आपका प्रेशर कम तैयार होगा ना, समझ में आया कि नहीं। तो इसीलिए क्या होता है, उसका escaping tendency क्या होगा, कम होगा। this reduces the escaping tendency of the solvent molecule in a solution। इसीलिए उसका escaping tendency क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, thus the vapor pressure of a solution containing a non-volatile solute is always lower than that of the pure solvent। तो आपको ये ध्यान रखना है, अभी जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का कंटेनिंग, जिसमें आपका नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, ये हमेशा किससे कम है, लोअर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट से हमेशा क्या कम होता है, क्लियर है। जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होगा वो प्योर सॉल्वेंट से हमेशा क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, इसलिए कि उसका सरफेस एरिया क्या होता है, कम एक्सपोज्ड होता है, कम एक्सपोज्ड होता है। और जितना सरफेस एरिया एक्सपोज्ड होगा उतना ज़्यादा क्या होगा आपका, उतना ज़्यादा प्रेशर तैयार होगा, उतना ज़्यादा इवापोरेट होगा। अंडरस्टूड? तो ये कंसेप्ट क्लियर है आपका, ये कंसेप्ट क्लियर है। तो ये डायग्राम के हिसाब से आपको समझ में आया, तो इसका एक्सप्लेनेशन, इसका कहानी मैंने यहाँ समझा दिया है, क्लियर है। तो अब अगर ये समझ में आया तो हम प्रॉब्लम कर लेते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। ओके चलो, तो ये आपका क्वेश्चन है, देखो बहुत ही आसान सवाल है। इसमें वही बच्चा नहीं कर सकता जिसको डेसिमोलर नहीं पता है। अगर डेसिमोलर पता है वो बच्चा तुरंत ही कर देगा इस सवाल को, ठीक है। तो फाइंड द मास ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए डेसिमोलर सॉल्यूशन। फाइंड द मास ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन, आपको क्या निकालना है, मास निकालना है। मास कैसे निकालेंगे, जब आपको नंबर ऑफ मोल्स पता हो जाएगा उनको मोलर मास कर देंगे ना, तो मास पता हो जाएगा, ठीक है। तो फाइंड द मास ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब क्या, 100 ml की बात कर रहे हैं, ऑफ डेसिमोलर मतलब 10⁻⁻1 और यू कैन से 0.1 मोलर। क्लियर है, इतना क्लियर है आपको? ओके तो आपको मोलरिटी पता है, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला जाता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या होता है, मोलर मास होता है।
इनटू आपका क्या होगा, वॉल्यूम क्या होता है इन ml में होगा और ऊपर में क्या होगा 1000 होगा, दैट्स ऑल। ये फॉर्मूला आपको यहाँ लिखा हुआ है, बराबर है कि नहीं। तो W2 आपको कितना दिया गया है, W2 आपको पता है कि वॉल्यूम आपको कितना है 100 ml, तो उसका मोलर मास कितना होगा आपका 98 ग्राम। तो हमें निकालना क्या है W2, बहुत आसान है, हमें क्या निकालना है W2 निकालना है, क्लियर है कि नहीं। तो W2 कैसे निकालेंगे, बस मोलर डेसीमोलर 1/10, तो अपना फॉर्मूला पे लगा दो, मोलरिटी कितना था 1/10, तो W2 हमें नहीं पता इसलिए नहीं दिया, तो उसका मोलर मास कितना है 98, क्लियर है। तो बाकी वॉल्यूम 100 और इसका 100 ml, तो ये आप काट कूट करके क्या W2 इक्वल तो आपका 980 डिवाइडेड बाई क्या होगा 100 हो गया। कोई परेशानी है तो आपको 0.98 ग्राम मिलेगा यहाँ से, 0.98 ग्राम, क्लियर है। जब आपका डेसीमोलर ये लॉजिक समझ आए, डेसीमोलर मतलब तो 1/10, ओके, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 100 ml, क्लियर है कि नहीं, ओके। तो ये आप वॉल्यूम में डायरेक्ट कन्वर्ट भी कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो, वॉल्यूम इक्वल टू सॉरी मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है N/V, तो मोलरिटी क्या 0.1 मोल्स क्या था पर लीटर था, तो हमें इसका नहीं पता था, तो इसलिए इनटू वॉल्यूम कितना था आपका 0.1 लीटर था, 0.1 लीटर था इनटू आपका मोल्स पर लीटर होगा, ठीक है, ये इनटू तो आपका क्या था मोलर मास कितना 98 ग्राम पर मोल इक्वल तो आपका क्या होगा N, तो मोल गया, ओके, ये बाकी ग्राम बचा, लीटर गया, तो बचा क्या ग्राम, तो ग्राम, बाकी m इक्वल तो आपको अगर कैलकुलेट किया आपने क्या मिलेगा 0.98 ग्राम मिलेगा। बहुत ही आसान सवाल है ये, ठीक है। तो उसके लिए एक शॉर्टकट फार्मूला था, ये आराम से कर सकते हो आप, क्या था मोल्स किस तरह से निकाला जा सकता है, हाँ, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ना, तो मोल्स किस तरह से m इक्वल तो क्या था N/V होता है, तो n को आप इससे W2 गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या होता है, ओके, W2 डिवाइडेड बाय क्या होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय क्या होगा वॉल्यूम इन लीटर, तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो m इंटू V इंटू आपका क्या होगा W2 इक्वल टू क्या होगा आपका सॉरी M2 इक्वल टू W2 होगा। ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो, ठीक है। मोलरिटी दिया आपको, वॉल्यूम दिया आपको, मोलर मास दिया, दैट्स ऑल, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई परेशानी नहीं है, अंडरस्टूड, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये आपका एनसीईआरटी का सवाल है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है, ठीक है। आप देखो how many ml of 0.1 molar HCl are required to react completely with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaHCO3। देखो आपको ये दिया है 0.1 मोलर HCl दिया है, लेकिन पूछा कितना ग्राम लगेगा, कितना ml लगेगा, कितना वॉल्यूम लगेगा जब आपका Na2CO3 का 1:1 मिक्सचर 1 + 1 NaHCO3 का हम लोग क्या करेंगे न्यूट्रलाइज करेंगे, इसको न्यूट्रलाइज करेंगे तो कितना हमारा इतना लगेगा, ये लगेगा HCl लगेगा, ठीक है। तो हम देखो इसका x ग्राम मान लेते हैं, x ग्राम मान लिया, तो अगर x ग्राम इसका है तो इसका 1 - x ग्राम होगा ना, तभी तो इतना होगा आपका न्यूट्रलाइज कर सकेगा। इसका x ग्राम है, इसका 1 - x ग्राम माना, ठीक है। तो वहाँ से आप क्या निकाल सकते हो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, तो गिवन मास कितना है x, इसका मोलर मास कितना 106, तो इसका मोल्स निकाल सकते हो 1 - x डिवाइडेड बाई 84, ठीक है। अब हमें क्या करनी है, सिंस द मिक्सचर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, अभी हमें क्या निकालना है मिक्सचर को इक्वल नंबर ऑफ मोल्स निकालना है आपको, ओके। तो x बाय, तो इसीलिए आपको क्या हो ये इक्वल कर दो x बाय 106 डिवाइड 1 - x 84, तो आपका x का वैल्यू मिल गया, तो x का वैल्यू 0.588 ग्राम मिल गया, ठीक है। तो दोनों केसेस में बराबरी होगा, तो अब उसका मोल्स देखना है, ठीक है। दोनों केसेस में आपका बराबरी तो नहीं होगा, उसमें x का वैल्यू मिल गया, बाकी इस केस में आप निकालो, दोनों केसेस में निकालो और मोल्स को निकालो। तो मान लीजिए मोल्स दोनों केसेस में अगर Na2CO3 का निकाल रहे हो आप, Na2CO3 का मान लो ये किसका मिला हम लोग को, x किसका था Na2CO3, तो Na2CO3 का 0.558 ये गिवन मास हो गया आपका, गिवन मास हो गया। तो इसका मोलर मास कितना है, इसका मोलर मास कितना है 106, कितना है 106। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा 0.0000526 इतना मिलेगा, क्लियर है कि नहीं, 0.00526, अंडरस्टूड, इतना क्लियर है या नहीं है। तो आपको सवाल में सीधा बताएगा कि दोनों का मोल्स क्या है बराबर है, दोनों का मोल्स क्या है बराबर है, तो इसलिए बात बोलना ही नहीं, तो Na2CO3 का जितना होगा NaCO3 का भी उतना ही मोल्स होगा ना, तो इतना मोल्स मिल गया अभी आपको, ठीक है। अब जैसे ही मोल्स मिल गया हम क्या कर सकते हैं अभी उसका स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन जानना पड़ेगा। देखो अगर ये स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन गलत है तो आपका पूरा रिएक्शन गलत होगा, तो इसलिए इसको याद करना पड़ेगा आपको।
Na2CO3 प्लस ट्वाइस HCl के साथ जब रिएक्ट करता है आपको Na2CO3 2 मोलर HCl जो यूज़ करता है तब आपको 2 मोलर NaCl बना देता है, H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्लियर है? तो ये क्या होता है, 1 मोल यूज़ होता है इतना, कि इसका कितना यूज़ होगा फिर 2 इंटू 0.0526 मोल यूज़ होगा। स्टोइकियोमेट्री जानते हो आप, तो इसका इतना होगा। तो NaHCO3 दूसरा इक्वेशन NaHCO3 HCl NaCl प्लस इसको 1:1, तो इतना इतना यूज़ होगा। तो इसका टोटल कितना मोल यूज़ होगा अभी, इसका तो हो गया। इसका पहला केस में इतना आया, दूसरा केस में इतना, तो दोनों को एडिशन कर दो, कितना मिलेगा आपको 0.01579 मोल्स मिलेगा। ठीक है, टोटल मोल्स इतना चाहिए आपको। अब हमें वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है इसको। सिंस आपको पता है 0.1 मोल्स में आपको इतना वॉल्यूम प्रेजेंट है ना, तो उसका मतलब 1 के लिए कितना होगा, 1 वॉल्यूम के लिए तो इतना होगा, 1000 बाई 0.1 होगा। तो इतना मोल्स के लिए कितना होगा, फिर कितना वॉल्यूम होगा, तो मल्टीप्लाई करना है। तो 1000 डिवाइडेड बाई 0.1 तो 157.9 ml। तो यही है आपका इतना। क्लियर है? इतना आपको HCl चाहिए ताकि इन दोनों को इक्विमोलर मिक्सचर को इक्वली क्या कर पाए, न्यूट्रलाइज कर पाए। समझ में आया? इसको न्यूट्रल इतना हमें 157.9 ml का क्या चाहिए बोलो, HCl चाहिए। क्लियर है? अभी सवाल क्लियर है आपको? सवाल क्लियर है, आंसर भी क्लियर है? ओके। और कई परेशानी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए सर ये गलत है, ठीक है, या तो सर इसमें हम समझ में नहीं आया। क्लियर है कि नहीं? कुछ भी परेशानी होता है, दिक्कत होता है, बताइए। ओके, ठीक है। सो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, अपना दोस्तों के साथ शेयर करना है, और उन्हीं बच्चों के साथ शेयर करना है जो एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकता है, ठीक है, जिसको पैसा नहीं है पढ़ने के लिए लेकिन वो अच्छा करना चाहता है, ठीक है, उनके पास पहुंचाइए प्लीज़। और आपको क्या करना है, मैक्स टू मैक्स आपको क्या करना है, मेरा चैनल को अच्छा लगता है तो आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि जो भी चीज़ें हम लोग अपडेट करते हैं आपको आ जाते हैं, ठीक है। और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है, मेरे बारे में और ज़्यादा जानना है, आपको अच्छा लगता है, तो आप मेरे को फॉलो कर सकता है, कहाँ पे, इंस्टाग्राम में चापुत चकमा के नाम से, ठीक है। और यूट्यूब में भी आप क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, मेरा दूसरा चैनल है आपका UPSC जियो केमिस्ट, वहाँ में मुझे फॉलो कर सकते हो। अभी फिलहाल हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं, अध्ययन में पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन।